हम लोगों ने भारत में भ्रष्टाचार के संदर्भ में अभी तक कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि भ्रष्टाचार क्या है, भ्रष्टाचार के कारणों को हमने जाना और भ्रष्टाचार का जो इम्पैक्ट है इंडियन सोसाइटी पर और किसी भी सोसाइटी पर, इसको भी हमने पिछले एक क्लास में जानने का प्रयास किया था। और ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि करप्शन चाहे किसी भी सिस्टम में हो, किसी भी देश में हो, किसी भी संस्था में हो, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे वो गवर्नमेंट सिस्टम में हो या समाज में हो, यह घुन की तरह समाज को कमजोर कर देता है, संस्थाओं को बर्बाद कर देता है। और जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन टॉपिक में, करप्शन के इंट्रोडक्शन टॉपिक में आपको बताया था कि करप्शन जो शब्द है ये करप्टस से बना है और करप्टस जो लैटिन वर्ड है उसका मतलब ही होता है डिस्ट्रॉय, यानी कि बर्बाद करना। तो अगर करप्शन अगर बढ़ता रहा, उसे कम करने के उपाय न किए जाएं, तो धीरे धीरे यह भारतीय सामाजिक व्यवस्था के लिए और भारतीय प्रशासनिक प्रणाली के लिए और साथ ही साथ पूरी सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता के लिए खतरनाक साबित होगा। तो जैसा कि स्वाभाविक है कि भारत में करप्शन को कम करने के चौतरफा प्रयास किए गए हैं और किए जा रहे हैं। यहाँ पर इस क्लास में हम लोग भारत में जो प्रयास किए जा रहे हैं या जो प्रयास किए गए हैं उनको संक्षेप में देखेंगे, शॉर्ट में यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। अलग अलग बिंदुओं में हम आपको उन प्रयासों की तरफ ले जाएंगे जो इंडिकेट करेगा कि क्या क्या वो तरीके हैं जिससे भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है। तो ये हमारा मकसद है इस क्लास का कि हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या वो तरीके हैं जिससे भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है। दूसरी बात जो यहाँ पर हम आपको इंट्रोड्यूस कर देते हैं वो ये है कि भ्रष्टाचार को कम करने के 4-5 ऐसे बिंदु हैं, जैसे एक तो आरटीआई के माध्यम से, नंबर 2 परिवार के माध्यम से, नंबर 2 मीडिया के माध्यम से, और साथ ही साथ जो हमारे पास भ्रष्टाचार को कम करने की जो मशीनरी है, व्हिसल ब्लोइंग जो पॉलिसी है, उन तरीकों से भ्रष्टाचार को कम कैसे करेंगे वो विस्तृत रूप से अलग से आपको बताया जाएगा। यहाँ पर हम आपको उन बिंदुओं में ले जाते हैं जिससे कि भ्रष्टाचार को कम करने की कोशिश की जा सकती है। सबसे पहली चीज तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट जो हर वर्ष प्रकाशित होती है, उसमें 2019 की जो रिपोर्ट है उसमें क्या स्थिति है। तो यहाँ पर देखिए आप, भारत की जो स्थिति है ये 2019 की रिपोर्ट के आधार पर भारत 80वें नंबर पर आता है और जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के जो विभिन्न मापदंड हैं, जो मानक हैं, उन मानकों के आधार पर भारत जो है उसको 41 पॉइंट्स मिले हैं। 0 से 49 के बीच वाले जो कंट्रीज होते हैं उन्हें मोर करप्ट कंट्रीज के दर्जे में रखा जाता है, यानी कि भारत जो है ये मोर करप्ट कंट्रीज की श्रेणी में आता है। वहीं जो दूसरे देश हैं जैसे डेनमार्क है, फिनलैंड है और सबसे ऊपर जो है न्यूजीलैंड है जो कि पहले नंबर पे है। डेनमार्क को भी उतने ही बिंदु हैं, उतने ही पॉइंट्स मिले हैं, 87। अब देखिए भारत की रैंकिंग जो है वो 41, भारत की के जो पॉइंट्स हैं, यानी कि ये पॉइंट्स जितने ज्यादा होंगे वो देश उतना कम करप्ट होगा, यानी कि 0 पॉइंट वाला देश सबसे ज्यादा करप्ट होगा। यानी कि जैसे सोमालिया एक कंट्री है, सोमालिया के केवल 9 पॉइंट है, 9, और ये सबसे नीचे वाले देशों में आता है। ओनली 9 पॉइंट्स टू सोमालिया एंड इज द लोएस्ट, यानी कि ये सबसे नीचे आता है, यानी कि यहाँ सबसे ज्यादा करप्शन है। ठीक, तो वो अलग टॉपिक है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जो है उस पर चर्चा करेंगे और आने वाले वीडियोस को आप रेगुलरली देख सकें तो इसके लिए मेरी सलाह यही रहेगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको बेहतर महसूस होता है और आपका नॉलेज बढ़ता है तो इसे शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और इसे आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। तो हमारा ये आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा। अपने विषय पर आते हैं तो
यहां पर ये देख करके ये समझ में आ गया कि भारत जो है एक हाईली करप्टेड कंट्रीज में है, और जो 180 देशों की श्रेणी है, उन 180 देशों में जो है 79 देश 79 कंट्रीज ऐसे हैं जो हमसे कम करप्ट हैं। कारणों को तो आप जान ही चुके हैं, कारणों को भी हमने बहुत विस्तृत रूप से आपको बताया है, लगभग 50-52 मिनट का वीडियो आपके पास मौजूद होगा। तो आप जब इतने सारे कारण हैं और उन कारणों को अगर बांटेंगे तो बहुत सारे कारण, जैसा कि मैंने बताया कि ये पैथोलॉजिकल एक ऑब्जर्वेशन है, यानी कि हमको कारणों को जानने से ये पता चल जाता है कि आखिर करप्शन का बेसिक रूट कॉज क्या है। अब जब कॉज पता है तो उस बीमारी का इलाज भी होगा और इलाज करने के तरीके भी होंगे। तो हमारे पास यहाँ पर कारण पता है, सोशल रीजन है तो उसका इलाज सोशल तरीके से होगा, इकोनॉमिकल रीजन है तो उसका जो तरीका होगा इलाज का वो इकोनॉमिकल होगा, अगर पॉलिटिकल है तो पॉलिटिकल तरीके से इलाज होगा। यानी जो बीमारी का जो कारण है उसी तरीके से उसका इलाज भी किया जाएगा। जैसे हमने बहुत सारे आपको पॉइंट्स बताए थे जिसमें इकोनॉमिक रीजन मौजूद था, यानी आर्थिक कारण। आर्थिक कारणों को अगर हम हटाना चाहते हैं, उसको इरेडिकेट करना चाहते हैं, तो उसको आर्थिक तरीका अपनाना होगा। क्या होगा आर्थिक तरीका? जैसे कुछ बिंदु आपके सामने आएंगे। ट्रांसपेरेंसी इन इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम। अगर कारण आर्थिक है, अगर मान लीजिए भ्रष्टाचार का कारण आर्थिक है, अब भ्रष्टाचार आर्थिक रूप से कहां कहां होता है? जैसे लोग टैक्स की चोरी करते हैं, बिल नहीं देते हैं, है ना, बिल बिना बिल का जो है अपन कोई भी व्यक्ति सामान खरीदते हैं। अब बिल नहीं देना, उसमें ट्रांसपेरेंसी का नहीं हो जाना होना, जो लाभ हुआ उस लाभ पे टैक्स नहीं देना, ये सब क्या हो गया? इकोनॉमिक करप्शन है। तो इकोनॉमिक करप्शन है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ट्रांसपेरेंसी लाना पड़ेगा हमें इकोनॉमिक सिस्टम में। यानी कि जब भी कोई व्यापार होता है, बिजनेस होता है, वस्तु खरीदे बेचे जाते हैं, तो वहां पर बिल लेना या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना। देखिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में चीजें क्या होंगी? स्पष्ट हो जाएंगी। तो जब स्पष्ट होगा, क्लियर होगा, तो ट्रांसपेरेंसी आएगी, तो ट्रांसपेरेंसी आएगी तो भ्रष्टाचार कम होगा। तो ऐसा नहीं है, ये सब प्रयास जारी हैं, ये सब किए भी जा रहे हैं। बहुत सारे जैसे पेटीएम से भुगतान करते हैं या फोन पे से भुगतान करते हैं या डिजिटल पेमेंट करते हैं या जो है आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। आखिर ये सब क्या हो रहा है? ये सब कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा रहा है और इससे जो टैक्स का कलेक्शन हो रहा है वो सीधे सरकार तक पहुंच रहा है, तो इससे करप्शन में कमी आएगी। तो एक इकोनॉमिक तरीका मैंने बताया। और देखिए आप, मेक इंडियन सोसाइटी कैशलेस, क्योंकि ज्यादातर संभावना भ्रष्टाचार की कहां होती है? जहां पर भुगतान कैश में किया जाता है। जहां पर ज्यादातर भुगतान कैश में किया जाएगा, यानी कि नगद में भुगतान किया जाता है, वहां पर करप्शन की संभावना ज्यादा होगी। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? धीरे धीरे इंडियन सोसाइटी को कैशलेस करना पड़ेगा। अब दिक्कत यह है कि भारत में अभी भी बहुसंख्यक जो जनता है, जो लगभग 68 से 69%, यानी 68 to 69% पीपल आर रिसाइडिंग इन रूरल एरियाज। और वहां पर जो है लोग कैश ही समझते हैं। वहां पर ज्यादातर लोग भुगतान का तरीका, अगर आप ऑनलाइन बोलेंगे, आप अगर बोलेंगे आप पेटीएम से या डिजिटल या वैलेट से पेमेंट कर दीजिए, वो नहीं कर पाएंगे। तो कैशलेस बनाने में समय लगेगा। तो कैशलेस बनाने की कोशिश करना या ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन भुगतान या डिजिटल पेमेंट के लिए बढ़ावा देना, इंटरनेट ट्रेडिंग को बढ़ावा देना, ये सब कोशिश हमें लगातार करनी पड़ेगी। तो आने वाले कुछ वर्षों में भ्रष्टाचार की जो रैंकिंग अभी आपको मैंने बताई, जिसमें भारत 80वें नंबर पे है, ये निश्चित रूप से ऊपर आपको दिखाई पड़ेगा और ये पॉइंट भी आपको 41 से कई गुना ज्यादा होगा। तो ये एक आशावादी तरीका है, हमारा ऑप्टिमिस्टिक वे है, जिसमें हम इस तरह के और जो हमने जो कमियां हमारे देश में ट्रांजैक्शंस में इकोनॉमिकली दिखाई पड़ रही है उसे कम करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक तरीका हुआ। और देख सकते हैं हम लोग, मोर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एंड प्रोवाइड बिल फॉर एवरी ट्रांजेक्शन। अगर मान लीजिए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं भी कर रहे हैं, पहले तो कोशिश ये होना चाहिए कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ज्यादा से ज्यादा हो। अगर नहीं भी कर रहे हैं तो बिल
बिल अगर लेंगे तो वो रिकॉर्ड में होगा, रिकॉर्ड में होगा तो जो भी व्यापारी है, बिजनेसमैन है, उसका जो है टैक्स के रूप में भुगतान करेंगे। तो कहीं ना कहीं करप्शन में कमी आएगी। ठीक है, अब ऐसे और भी बहुत सारे इकोनॉमिक आपको रीजन दिखाई पड़ेंगे, जैसे कि देखिए इंक्रीज। अब एक और तरीका देखते हैं, ट्रांसपेरेंट टैक्स स्ट्रक्चर बाय क्लीन एंड क्लियर एनफोर्समेंट। क्या मतलब हुआ? ट्रांसपेरेंट टैक्स स्ट्रक्चर। हमारे देश की टैक्स में चोरी की जो समस्या है उसके पीछे का एक बड़ा कारण यह है कि टैक्स के जो रूल्स हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, और टैक्स के रूल कॉम्प्लिकेटेड हैं। उसकी अगर टैक्स के जो सर्कुलर आते हैं उसको अगर पढ़ा जाए, अलग अलग व्यक्ति पढ़ते हैं तो उनके अलग अलग मीनिंग निकालते हैं, अलग अलग अर्थ जब निकलते हैं तो क्या होता है कि एक अधिकारी उस टैक्स पेयर को अलग बात कहते हैं, दूसरे जो अधिकारी टैक्स पेयर को अलग बात कहेंगे। तो इसके कारण क्या होता है, एक मौका मिल जाता है टैक्स से बचने का, यानी टैक्स इवेशन की संभावना बढ़ जाती है। अब इसको थोड़ी सिंपल किया जाए, क्लियरिटी लाया जाए। जो टैक्स का रिटर्न भरने की जो प्रोसेस है, जैसे उसका फॉर्म वगैरह है ऑनलाइन, अभी पिछले कुछ सालों से ऑनलाइन भरा जाने लगा है टैक्स का रिटर्न, है ना। बहुत सारे लोग जो है टैक्स ऑनलाइन रिटर्न भरते हैं, उसको मतलब अपनी आमदनी का लेखा जोखा बताते हैं। अब इस लेखा जोखे को थोड़ा और, अभी तक ये है कि एक निश्चित आय से ज्यादा जिनकी आय है उन्हें ही रिटर्न भरना होता है। अगर ये हर एक व्यक्ति के लिए कर दिया जाए, चाहे आप किसी भी व्यक्ति की कम से कम आय हो, तो हर एक व्यक्ति की भले 1 लाख रुपए की सालाना आय भी क्यों ना हो, आपको टैक्स रिटर्न भरना है। 5 पंक्ति का टैक्स रिटर्न है, कितनी आय हुई, कितना खर्च किया, और क्या क्या आपके पास संसाधन है, एसेट क्या है, आपने कर्ज कितना लिया और कर्ज कितना दिया, 5 पॉइंट में जानकारी मिल जाएगी। ये टैक्स डिपार्टमेंट कर सकती है ये सब चीजें। और इस तरीके से क्या होगा, धीरे धीरे जो टैक्स रिटर्न भरने वाले लोग हैं, यानी टैक्स के बारे में जानकारी देने वाले लोग हैं, उनकी संख्या करोड़ों में हो जाएगी। अभी तो बहुत कम है जो टैक्स का रिटर्न भरते हैं या टैक्स पे करते हैं। इसीलिए भारत सरकार ने हाल ही में टैक्स, जो ज्यादा से ज्यादा टैक्स देते हैं या पूरी तरह से टैक्स भरते हैं, उन लोगों के लिए एक सम्मान की योजना भी शुरू की है। ये भी एक इसी दिशा में किया जा रहा प्रयास है। तो यहां पर एक सामान्य जानकारी ये है कि अगर टैक्स में ट्रांसपेरेंसी होगी, अगर टैक्स के जो रूल्स होंगे वो क्लियर होंगे, और साथ ही साथ टैक्स देने के लिए अगर लोगों को प्रेरित किया जाएगा, टैक्स को एक नेशनलिटी यानी कि राष्ट्रीय भावना से जोड़ दिया जाएगा, और जो किया भी जाता है, रेडियो में, टेलीविजन में ऐसे ऐड आते हैं कि भाई आपके पैसे से ही हम देखिए देश की रक्षा कर पाते हैं, हम देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाते हैं, ऐसा ऐड देखा होगा आप लोगों ने। तो ये जो चीजें हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं टैक्स स्ट्रक्चर को सुधारी तो कर रहे हैं, और इस तरह से हम टैक्स के जो प्रणाली है उसमें सुधार करेंगे तो टैक्स के पेमेंट बढ़ेंगे और टैक्स इवेशन कम हो जाएगा, भ्रष्टाचार कम होगा। ठीक, और आगे बढ़ते हैं, और जरा इकोनॉमिक पॉइंट्स देखिए आप। ब्लैक लिस्ट करप्ट बिजनेसमैन। जो करप्ट बिजनेसमैन है, जो करप्ट ऑफिशियल्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं, उनको ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। ठीक है, अगर पता चल गया कि भाई ये लोग जो है गलत तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, ये जो ऑफिशियल्स हैं ये जो है लोगों से घूस मांग रहे हैं, ब्राइबरी है ना, ब्राइब जो है ले रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, या कोई पॉलिटिशियन है अगर जो है उनके ऊपर कोई इस तरह का आरोप लगता है और साबित हो जाता है, तो उन्हें आप ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने, सीवीसी ने एक लिस्ट भी बनाई थी जो करप्ट ऑफिशियल्स की थी, है ना, और उसे इंटरनेट पे डाला था। इससे भी फर्क पड़ता है। तो इन सब चीजों से क्या होगा, लोगों में ऐसे करप्ट अधिकारियों के खिलाफ, करप्ट पॉलिटिशियंस के खिलाफ, करप्ट बिजनेसमैन के खिलाफ, करप्ट उद्योगपतियों के खिलाफ एक माहौल तैयार होगा, और उन्हें समाज में रहना मुश्किल हो जाएगा। लोग इससे डरेंगे, यानी करप्शन करने से डरेंगे, और इससे करप्शन में कमी आएगी।
देखिए एक सिंपल तरीका है, मतलब समस्या कॉज आपको पता है। कॉज ये है कि लोग क्या करते हैं, जो बिजनेसमैन है वो टैक्स की चोरी करते हैं या बिल वगैरह का भुगत जो नहीं देते हैं, या पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, लोगों को वोट लेने के नाम पर या फिर किसी अन्य लाभ को पूरा करने के लिए, या फिर जो विधायक निधि या सांसद निधि मिलती है उसका पूरा उपयोग नहीं करते, जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उसके साथ मिलकर के पैसा जो है हजम कर जाते हैं। तो क्या करेंगे, अगर ये साबित हो जाता है तो ऐसे पॉलिटिशियंस को करप्टेड जो लिस्ट है उसमें डाल दीजिए, बाकी की कार्रवाई चलती रहेगी और इस तरह से एक मन में डर पैदा होगा, लोगों के मन में करप्शन के प्रति एक डर पैदा होगा कि अरे भाई मेरा तो समाज में प्रतिष्ठा सम्मान जो है चला जाएगा और आगे के लिए भी हम कभी जो है इन पदों पर नहीं जा पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि सुधार होगा और लोगों में जो है इससे करप्शन में कमी आने की संभावना रहेगी। और देखते हैं अब और जो इकोनॉमिक पॉइंट्स हैं इसमें अगर देखने का प्रयास करें इकोनॉमिक पॉइंट्स, तो और देखिए आप, रेशनलाइजेशन इन सैलरी, सैलरी को रेशनलाइज करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि एक कारण हमने देखा था कॉज में कि हमारे देश में लोग कर्मचारियों के बीच वेतन भत्तों और सुविधाओं में बहुत अंतर है। एक कर्मचारी उसी डिपार्टमेंट का है, उसे इतना कम वेतन मिलता है कि वो न तो ठीक से रह सकता है, न अपने बच्चों को पढ़ा पाता है, न ही वो एक अच्छी जिंदगी जी पाता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे अधिकारी कर्मचारी हैं जिनके वेतन भत्ते बहुत ज्यादा है। तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली वो एक ही संस्था के लोग हैं और अगर इतना ज्यादा अंतर रखेंगे सैलरी में तो करप्शन की प्रवृत्ति पैदा होगी। तो इसलिए रेशनलाइज करना यानी तर्क संगत करना, एक डिफरेंस जो है उसको कम करना, गैप को कम करना, ये भी एक तरीका होगा हमारी इकोनॉमिक जो आर्थिक कारण है भ्रष्टाचार को उसको कम करने का। ठीक है, तो ये भी आप अच्छी तरह समझ गए। और क्या कर सकते हैं इकोनॉमिक जो आर्थिक इलाज है या आर्थिक ट्रीटमेंट है, कीप इन्फ्लेशन लो। क्या होता है, लोगों को बहुत दिक्कत आती है जब महंगाई तेजी से बढ़ेगी, जब वस्तु सैलरी तो उतनी तेजी से नहीं बढ़ती, लोगों को सुविधाएं उतनी तेजी से नहीं बढ़ती, लेकिन क्या होता है आमदनी जो है वो स्टेबल है, कम है, बढ़ नहीं रही है, लेकिन महंगाई बढ़ रही है, मुद्रास्फीति बढ़ रही है। तो इसके कारण क्या होगा, आमदनी कम है, खर्चा ज्यादा है, व्यक्ति कोशिश करेगा किसी और तरीके से मेरे पास कुछ पैसे आ जाएं, भ्रष्टाचार पैदा होगा। तो इन्फ्लेशन अगर सरकार अपनी मॉनेटरी पॉलिसी से, मैंने कारणों में जिक्र भी किया था कि मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है ये भ्रष्टाचार का एक बड़ा कारण होता है। तो अगर मॉनेटरी पॉलिसी को इस तरह से एडजस्ट किया जाए, बैंक दर, रेपो दर, है ना, और साथ ही साथ जो CRR, SLR के जो तरीके होते हैं बैंकों के, जो मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है RBI के द्वारा जो तय की जाती है, लोगों बाजार में लिक्विडिटी अगर प्रॉपर बना रहेगा और इन्फ्लेशन कम होगा, रिसेशन कम होगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो लोग जो हैं वो आराम से जितना उनको तनख्वाह भत्ता मिल रहा है उसमें काम उनका चलेगा और उससे भ्रष्टाचार की टेंडेंसी भी कम हो जाएगी। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि भ्रष्टाचार का कारण कोई पर्टिकुलर कम सैलरी है इसलिए नहीं। आपने देखा होगा कई बार बहुत ज्यादा किसी की सैलरी है वो भी भ्रष्ट होते हैं। कई ऐसे बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स मिलते हैं जिनके घरों में 100-100 करोड़ 200-200 करोड़ जो है कैश रखा होता है। तो क्या उनके पास पैसों की कमी थी? नहीं, भ्रष्टाचार एक आदत भी होती है, एक कल्चर भी होता है, व्यक्ति की सोच भी होती है, एक ग्रीड होता है, लोभ, यानी कि मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, मेरे पास पैसा ही पैसा हो, बहुत एक टेंडेंसी बन जाती है। तो वो व्यक्ति के कल्चर, उसकी टेंडेंसी, उसकी हैबिट, ये एक अलग पहलू है। लेकिन इन जनरल सामान्य तौर पर आर्थिक कारणों में एक देखेंगे तो वेतन भत्तों में कमी एक कारण हो सकता है। तो इसीलिए ये मत समझिएगा कि केवल वेतन भत्तों में कमी ही भ्रष्टाचार का एक कारण है, बल्कि भ्रष्टाचार के बहुत से कारणों में एक कारण ये भी है। इसीलिए हमने इसको इरेडिकेट करने के लिए, इस कमी को दूर करने के लिए आपको बताया कि भाई एक तो वेतन को रेशनलाइज करो, इससे थोड़ा सुधार होगा, और इन्फ्लेशन को कम रखेंगे तो इससे बेहतर होगा। और जरा कुछ कारणों को देखते हैं जो कि
आर्थिक हो सकता है, जैसे देखिए डीमोनेटाइजेशन, ये तो आप लोगों ने अभी 4 साल पहले ही इसका जो है देखा है आपने प्रभाव। 2016 में डीमोनेटाइजेशन किया गया था, है ना। 500 और 1000 रुपए की जो करेंसी थी उसे बाजार में प्रचलन से बाहर कर दिया गया था। एक बड़ा फैसला था, पूरे देश में इसकी आलोचना भी हुई और तारीफ भी हुई, दोनों बातें हुई, है ना। तो बहुत सारे लोगों ने इसका समर्थन इस आधार पर किया कि इसके कारण जो बहुत सारे जो ब्लैक मनी लोगों के पास रखी, क्योंकि एक बड़ी करेंसी थी 500 और 1000 रुपए के नोट, तो लोगों ने अपने घरों में ब्लैक मनी करेंसी के फॉर्म में, कैश के फॉर्म में रखा हुआ है, और उस करेंसी का उपयोग जो है लोग अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने में कर रहे हैं। उसके बदले में सरकार को कोई टैक्स नहीं मिल रहा है, जिसके कारण एक तो जीडीपी पे असर पड़ रहा है और शैडो इकोनॉमी डेवलप हो रहा है। और दूसरी बात, बड़ा खतरा ये रहता है कि नेशनल सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचता है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी ये एक खतरा बन जाता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा से को बचाने के लिए भी कई बार करप्शन को कम करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा को बचाने के लिए भी डीमोनेटाइजेशन एक आर्थिक तरीका होता है, जिससे ऐसे भ्रष्ट लोगों के पास जो करेंसी है वो वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाए। अब यहां पर आप देखिए, डिमोनेटाइजेशन के अलावा एक आर्थिक तरीका और जो अपनाया जाता है, क्योंकि हम लोगों ने कारणों में देखा था कि सरकार बहुत सारी योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए पैसा भेजती है, लेकिन वो जब निचले स्तर तक उन व्यक्तियों तक पहुंचता है तो वो पैसा वास्तविक तौर पर उतना नहीं पहुंच पाता जितना कि उन तक पहुंचना चाहिए, बीच में गड़बड़ी होती है। अब इसको ठीक करने के लिए क्या किया? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, है ना, यानी कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, यानी कि सीधे उस व्यक्ति के खाते तक पहुंच जाएगा जिसको पहुंचाना है। तो बीच में जो गड़बड़ियां होती थी, बीच में जो अधिकारी, कर्मचारी या जो ब्रोकर्स या जो दलाल होते थे, उनको ये लाभ नहीं मिल पाएगा, ये सीधे उस व्यक्ति को मिलेगा जो पहुंच रहा है। एक और तरीका जो है ये निकाला गया है, आजकल ये जो टेंडर वगैरह होते हैं वो ई ऑक्शन के द्वारा होते हैं। एक तो ई ऑक्शन है ना, स्ट्रिक्ट ऑक्शन अगेंस्ट, है ना, एक्शन अगेंस्ट द शैडो इकोनॉमी। तो एक तो ये शैडो इकोनॉमी के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है। दूसरा, यहां पर ये व्यवस्था की गई है कि गवर्नमेंट ई मार्केट, यानी कि जो भी चीज व्यापार बिजनेस करना है, चाहे वो कृषक हो, किसान हो या कोई व्यापारी हो, छोटे मोटे जो दुकानदार हो, वो कहाँ अपने सामान को ई मार्केट के माध्यम से, यानी कि वो पूरे राष्ट्रीय बाजार हो जाएगा जहां पर कि वो अपने प्रोडक्ट को बता सकते हैं, उसकी कीमत दिखा सकते हैं और लोग जो व्यापारी हैं, जो खरीदने वाले हैं, वहां से चीजों को खरीद सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगा और सब ऑन रिकॉर्ड रहेगा, तो इससे भी कमी आएगी। और ई ऑक्शन जो मैं बात कर रहा था, ई ऑक्शन भी होगा। ई ऑक्शन मतलब क्या होगा कि अगर नीलामी करनी है किसी चीज की, जनरली क्या होता है, नीलामी के दौरान भी बहुत सारी गड़बड़ियां होती हैं। कोई नीलामी हुआ, मान लीजिए कोई सरकार का कोई सामान है, उसे बेचा जाना है, नीलाम करना है। अब वो कीमती सामान है, अब वो कीमती सामान है तो क्या होता है, जो अधिकारी होते हैं उन्हें थोड़ा बहुत अलग से पैसे दे करके जो है अपने बेनिफिट लेकर के, और वो कीमती सामान को लोग कम कीमत में खरीद लेते हैं। यानी जिस चीज की कीमत 5 लाख रुपए है, अगर उसको केवल 50,000 रुपए में खरीद लिया जाए तो नुकसान अल्टीमेटली किस में होता है, सरकारी खजाने में होता है। और जब सरकारी खजाने में पैसा कम पहुंचेगा तो सरकार अपने खजाने की भरपाई के लिए क्या करेगी, टैक्स लगाएगी, कर लगाएगी। और वो टैक्स कौन भरेगा, एक्साइज ड्यूटी लगाएगी, है ना, इनकम टैक्स लगाएगी, जीएसटी बढ़ जाएगा। तो देखिए, एक जगह नुकसान हुआ जो जनता को समझ में नहीं आया, लेकिन उसका खामियाजा अल्टीमेटली जनता को भुगतना पड़ता है। तो एक तो ये गवर्नमेंट ई मार्केट का विकास करना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ई ऑक्शन, डीमोनेटाइजेशन, ये सब वो आर्थिक तरीके हैं जिससे कि हम आर्थिक रूप से जो करप्शन हो रहा है उसको कम कर सकते हैं। और चीज देखिए आप, ऑडिट एंड सोशल ऑडिट, एक तो ऑडिट और दूसरा सोशल ऑडिट। ऑडिट मतलब क्या हुआ कि विभिन्न विभागों का अंकेक्षण करना, ऑडिट हो गया, है ना, और अंकेक्षण के दौरान बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखी जाए। और सोशल ऑडिट मतलब ये हुआ कि वास्तव में समाज को वो जो व्यय किया गया, जो खर्च किया गया, उससे समाज को लाभ कितना हुआ, तो हो गया सोशल ऑडिट। तो
ऑडिट में एक नई चीज ऐड करना कि समाज की बेहतरी में कितना खर्च हुआ और लोगों को कितना फायदा हुआ, ये समझना जरूरी है। और स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द शैडो इकोनॉमी। शैडो इकोनॉमी मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी इकोनॉमी जो हमारी जो प्रत्यक्ष, जो डायरेक्ट इकोनॉमी जो लोगों को दिखाई पड़ रही है, उसके पैरेलल एक दूसरी इकोनॉमी शुरू हो जाती है जिसका रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं होता है, जिसके माध्यम से टैक्स सरकार को नहीं मिलता, जो जीडीपी में इंक्लूड ही नहीं हो पाता। ऐसी जो इकोनॉमी होगी उसे शैडो इकोनॉमी कहते हैं। तो शैडो इकोनॉमी जो है ये भी बहुत घातक है, तो इसके अगेंस्ट जो है बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर समस्या इकोनॉमिक है, if the problem is economic then you have to solve it economically। और आगे बढ़ते हैं, अगर पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, अगर राजनीतिक प्रॉब्लम है तो कैसे दूर करेंगे? राजनीतिक तरीके से दूर करेंगे। भाई राजनीतिक समस्या में क्या आता है, जो पॉलिटिशियंस हैं या जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो गड़बड़ी करते हैं, उनमें भ्रष्टाचार होता है। और ये जो पॉलिटिशियंस हैं यही तो संसद में जाएंगे, पार्लियामेंट में, यही विधानसभा में जाएंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली में, यही कानून बनाएंगे। और वहां पर अगर भ्रष्टाचार हुआ तो क्या हो जाएगा? अगर वहां पर भ्रष्टाचार हुआ तो उसका इंपैक्ट निचले स्तर तक आएगा। तो ऊपर के स्तर पर भ्रष्टाचार को कम करने के लिए ये जो पॉलिटिकल करप्शन है इसे कम करना बहुत जरूरी है। तो कैसे कम करेंगे? तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन पॉलिटिकल पार्टीज को आरटीआई के दायरे में लाना कि भाई जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं, जिससे भी चंदा लेते हैं, जितना भी चंदा लेते हैं आप दिखाइए आरटीआई में। भाई आम छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन जो जहां पर कि हजारों लाखों के खर्च होते हैं उनको तो आरटीआई के दायरे में ले आते हैं। और ये पॉलिटिकल पार्टीज जब लोकसभा, विधानसभा के चुनाव लड़ने वाले लोग, राज्यसभा के चुनाव लड़ने वाले लोग, जहां पर करोड़ों का ट्रांजैक्शन होता है, उनको हमने आरटीआई के दायरे में नहीं रखा। पॉलिटिकल पार्टीज के पास पैसा कहां से आता है, किस तरीके से ये खर्च करते हैं, ये पब्लिक को जानने का हक है। अगर ये चीज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ट्रांसपेरेंसी के बढ़ने से जो कॉर्पोरेट लेवल पे जो राजनीतिक दलों को जो बहुत सारा जो अलग तरीके से, मतलब बिना किसी टैक्स पे किए या बिना कोई जानकारी के जो बहुत सारे उनको लाभ मिल जाता है, उसमें कमी आएगी और इससे क्या हो जाएगा? करप्शन में कमी आएगी। तो ये पॉलिटिकल जो हमारे यहाँ करप्शन है उसको कम करने के लिए बहुत गंभीर प्रयास किए जाने की जरूरत है। इसके अलावा हमारे देश में देखिए पॉलिटिशियंस के लिए कोई एलिजिबिलिटी फिक्स नहीं है। कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, लोकसभा का, विधानसभा का। उनकी योग्यता क्या है, उन्होंने क्या काम किए हैं, क्या क्या उन्होंने सोशल अचीवमेंट क्या किए हैं, कुछ भी पता नहीं है ना। स्वतंत्रता के बाद तो भाई ये था कि भाई स्वतंत्रता आंदोलन में जिन लोगों ने भाग लिया, अपनी जिंदगी की बाजी लगाई, देश को स्वतंत्र किया, कराया, वो अचीवमेंट था। अब आज के समय में अचीवमेंट क्या है? क्या काम किया आपने समाज के लिए? आपकी पढ़ाई कितनी है? आपकी योग्यता कितनी है? आप किस तरह से काम करना चाहते हैं? आपका व्यक्तिगत एजेंडा क्या है? ये सब जानने का हक जनता को है। अगर सही व्यक्ति, सही एलिजिबिलिटी के व्यक्ति राजनीति में पहुंचेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा? करप्शन में कमी आएगी। और अभी की स्थिति क्या है, जैसे मैंने कारण में बताया भी था कि पॉलिटिक्स में अगर आप जाते हैं और अगर आप लोकसभा, विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो एलिजिबिलिटी ज्यादातर केसेस में यही है कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा पैसा आप खर्च कर सकते हैं। तो ये जो एलिजिबिलिटी है ना, इसको कम करना पड़ेगा। अगर भ्रष्टाचार को दूर करना है, जिनको भी इसकी चिंता है, तो ये जो समस्या है इसको कम करने का यही तरीका है कि एलिजिबिलिटी तय होना चाहिए कि ये योग्यता वाले लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं, ये क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और आप बढ़ते हैं, पॉलिटिकल करप्शन को दूर करने के बहुत से और भी उपाय किए गए हैं। जैसे देखिए आप यहाँ पर मैंने कुछ जिक्र किए हैं, है ना। जैसे ये देखिए लोकपाल, लोकायुक्त, ये लोकपाल लोकायुक्त जैसी संस्थाओं का गठन किया गया है। ये लोकपाल लोकायुक्त जैसी जो संस्थाएं हैं ये क्या करते हैं, ये जो हमारे देश के, इवन लोकपाल जो अभी 2013 का जो एक्ट है 2013 का, तो ये जो एक्ट है ये बहुत अच्छा एक्ट बनाया है और इसमें इवन प्रधानमंत्री तक को भी शामिल किया गया है, मंत्रियों को शामिल किया गया है, सांसदों को शामिल किया गया है। इसी तरह से लोकायुक्त जो राज्यों में रहते हैं वो भी ऐसे
जांच कर सकते हैं, मुख्यमंत्री के खिलाफ भी जांच कर सकते हैं, अन्य मंत्रियों के खिलाफ जांच कर सकते हैं। तो पॉलिटिशियंस में जो करप्शन है उसे दूर करने में ऐसी संस्थाओं का जो गठन है ये काफी मददगार साबित होगा। इसके अलावा देखिए हमारे पास और भी संस्थाएं हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, सीबीआई है ना, इसको और अगर स्वतंत्रता दी जाए जांच करने की तो ये इसमें फायदेमंद साबित होगा। तो इस तरह से लोकपाल, लोकायुक्त, ये जो संस्थाएं हैं ये भी पॉलिटिकल करप्शन को कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं। ठीक, तो पॉलिटिकल करप्शन के क्षेत्र में पॉलिटिकल जो उपाय होगा वो इस तरीके से आपके सामने आएगा। ठीक, अब पॉलिटिकल से और आगे बढ़ते हैं, कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर देखते हैं। जैसे यहां पर एक पॉइंट है, इंक्रीज इन डिजिटल एंड ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस मतलब क्या हुआ, जो प्रशासनिक क्षेत्र में बहुत सारे जो फाइलिंग की प्रक्रिया होती है जिसमें बहुत देरी होती है। गाड़ी का लाइसेंस बनाना है तो लोगों को समझ ही नहीं आता कौन सा फॉर्म भरना है, कौन से काउंटर पे जाना है, क्या करना है हमको, कि लोगों को समझ में नहीं आता। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराना है तो लोग घबराते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में जाने में, गाड़ी का जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उनको समझ नहीं आता। बहुत सारे ऐसे काम सरकारी ऑफिसेज में होते हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं होता। अब क्या होगा, अगर ई गवर्नेंस होगा, अगर ई गवर्नेंस होगा तो पता होगा कि ये प्रशासन का काम किस तरह से होता है। आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं, है ना। अगर ई गवर्नेंस को सिटीजन चार्टर से जोड़ दें और ट्रांसपेरेंसी के साथ जोड़ दें, यानी कि आरटीआई के साथ जोड़ दें तो और प्रभावी हो जाएगा। यानी कि हर चीज पता होगा कि कोई काम हमें किस डिपार्टमेंट से कराना है, कहां पर जाना है, और सब कंप्यूटर से हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, इंटरनेट का इस्तेमाल करके हो रहा है। तो गड़बड़ी होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो संक्षेप में आगे और बात होगी जब आपको आईटी सेक्टर का उपयोग बताएंगे करप्शन को दूर करने में, लेकिन यहां पर सीधा सीधा पॉइंट में आप ये समझ गए कि अगर ई गवर्नेंस होगा या डिजिटलाइजेशन होगा तो करप्शन को कम करने में मदद मिलेगी। और चीज देखिए, अगर हम पुलिस रिफॉर्म करें, पुलिस जो है हमारे देश में जो है बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और मेहनत साथ ही साथ उनकी ड्यूटी भी बड़ी टफ होती है। तो अगर उन्हें और बेहतर सुविधाएं दी जाए, उनके जो काम है उन काम को रेशनलाइज किया जाए, ठीक, काम को रेशनलाइज किया जाए तो उनका जो विश्वास और काम करने का जो तरीका होगा उससे इंप्रूवमेंट आएगा। तो इसमें रिफॉर्म की जरूरत है, रिफॉर्म की जरूरत है, क्योंकि बहुत से देश ऐसे हैं जहां पर पुलिस जो है वो काफी स्मार्ट है और काफी उनको सुविधाएं भी दी जाती है और करप्शन बहुत कम है। खासकर स्कॉटलैंड है, ब्रिटेन की पुलिस है, और भी कई देशों की पुलिस जानी मानी है इस मामले में। भारत में भी कई राज्यों में पुलिसिंग बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पर जो है और रिफॉर्म की जरूरत है। तो अगर रिफॉर्म करेंगे तो जैसे ट्रैफिक सिस्टम में, या आप देखे होंगे दुर्घटनाएं होती है उनमें जो बहुत सारा करप्शन होता है, उसको अगर पुलिस सिस्टम में रिफॉर्म किया जाए, डिजिटलाइज किया जाए, ई गवर्नेंस का उपयोग किया जाए तो कम किया जा सकता है। अब एक समस्या और आती है जुडिशियरी की। कई बार ये चर्चा में आती है कि भाई जुडिशियरी जो है हमारे देश में लाखों की संख्या में जो है केसेस पेंडिंग रहते हैं, बरसों बरस लग जाते हैं, है ना। किसी भी केस को लड़ने जाते हैं बरसों बरस लग जाते हैं। बहुत सारे इसके ऊपर फिल्में भी बनी हुई हैं, ना, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। और खासकर जो लोक सेवा आयोग की जो स्टेट पीएससी का एग्जाम दे रहे हैं वो तो इन सब चीजों का बार बार सामना करते रहते हैं। कई बार उम्मीद करते हैं कि अब कोर्ट का फैसला अभी आने वाला है और नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी जो जुडिशियरी सिस्टम है उसमें जो देरी होती है, उस देरी के कारण भी लोग बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। अब इसका उपाय क्या होगा, इसके दो तरीके हैं। एक तो ये कि देखिए कई बार जुडिशियरी, जैसा कि आप जानते हैं, जब तक उनके पास तथ्य और आंकड़े नहीं होते वो निर्णय नहीं ले पाते, और कई बार जुडिशियरी अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं कर पाती। तो ऐसे में जुडिशियल एक्टिविज्म की जरूरत होती है, न्यायिक सक्रियता। तो अगर न्यायपालिका की न्यायिक सक्रियता बढ़ जाए तो इससे भी करप्शन में कमी आएगी, क्योंकि न्यायपालिका सीधे उसके बारे में बोल पाएगी, कह पाएगी कि भाई ये गलत हो रहा है,
ऐसा नहीं होना चाहिए। और कई मामलों में ऐसा देखने को भी मिला है कि जब न्यायपालिका जुडिशियल एक्टिविज्म का इस्तेमाल करती है तो ये कार्यपालिका के ऊपर और विधायिका के ऊपर भी दबाव आता है, क्योंकि हमारे देश में संविधान की जो रक्षक संस्था है वो हमारी जुडिशियरी है। दूसरी चीज ये है कि हमारी जो जुडिशियरी है इसकी एक प्रॉब्लम ये भी रहती है कि इनके पास नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा होने के कारण क्या होता है, इनको बहुत समय लग जाता है। तो बहुत ज्यादा समय लगने के कारण क्या होता है, यहां पर देख रहे होंगे आप कि स्पीड अप द जजमेंट एंड इंक्रीज नंबर ऑफ कोर्ट्स, है ना, क्योंकि डिले ऑफ जस्टिस है, न्याय में बहुत देरी होती है और न्याय में देरी होने के कारण क्या होता है, लोग परेशान हो जाते हैं और फिर वो स्पीड मनी का इस्तेमाल करते हैं, भ्रष्टाचार का इस्तेमाल करते हैं। अब कई चीजें ऐसी होती हैं जो न्यायपालिका के क्षेत्र से बाहर नहीं आ पाती हैं, लेकिन लोगों अपनी परेशानी से बचने के लिए कई बार भ्रष्टाचार का उपयोग करते हैं, या जो उन संस्थाओं से जुड़े लोग हैं वो उनको बेवकूफ बना करके जो है पैसा ठग लेते हैं। तो ये चीज तभी दूर हो पाएगी जब हम जुडिशियरी को ई गवर्नेंस के साथ जोड़ें, यानी वहां इंटरनेट का इस्तेमाल करें, डिजिटल क्रांति का उपयोग करें। नंबर 2, नंबर ऑफ जुडिशियरी को बढ़ाएं या नंबर ऑफ कोर्ट्स को बढ़ाएं, नंबर जो न्यायपालिका है उनकी संख्या बढ़ाएं, और स्पीड अप यानी कि जो मामलों पर जो निर्णय देने की जो गति है उसको भी अगर बढ़ाया जाए तो इससे भी जो है काफी फायदा होगा हमारी जो करप्शन को दूर करने में। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो समस्या है उस समस्या को सामने रख करके उसे हल किया जा सकता है, और सरकारें ऐसा नहीं है, इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए लगातार कोशिश कर रही है। मैं कुछ और बिंदु आपके सामने लाता हूं। ब्रिंग मोर ट्रांसपेरेंसी एंड रेगुलेटरी इन गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटमेंट। अब भर्ती में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, भर्ती के दौरान बहुत सारी गड़बड़ियां होती हैं, तो अगर सरकारें जो है रिक्रूटमेंट में अगर ट्रांसपेरेंसी लाएं, रिक्रूटमेंट में अगर ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, इससे भी करप्शन में कमी आएगी। और क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑफिशियल वर्क, मेक सिंपल प्रोसीजर, यानी कि अगर प्रोसीजर सिंपल होगा, कोई भी ऑफिस में जाए और फॉर्म जो है 4 पंक्ति में भरना है, मेन बातें आपसे पूछ ली गई और फिर उसमें जो है जानकारी आपको है, उसका जो तरीका है, जो प्रश्न पूछे गए हैं वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, सीधा सीधा प्रश्न है, आपने लिखा, भरा और प्रोसेस में आया और आपका काम हो गया। तो कॉम्प्लेक्सिटी यानी जटिलता को कम करना और सिंपल करना भी भ्रष्टाचार को कम करने का एक उपाय है। मैं एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं। एक एप्पलबी करके एक विद्वान थे अमेरिकन, वो भारत में आए थे स्टडी करने के लिए। ये 1950 के दशक की घटना है, 1953-55। तो इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में जानते हैं इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भारत में जो लोक सेवा के माध्यम से जो भर्ती होती है ना, वो भर्ती का जब हमने एडवर्टीजमेंट विज्ञापन देखते तो ऐसा लगता है जैसे ये कोई कानूनी दस्तावेज है, ये कोई नौकरी की भर्ती का विज्ञापन नहीं है, कोई कानूनी दस्तावेज है। उसमें इतने सारे कानूनी दाव पेच जुड़े होते हैं कि ऐसा लगता ही नहीं कि उसमें भर्ती के लिए विज्ञापन दिया गया है। जबकि भर्ती के लिए विज्ञापन मतलब संस्थाओं को हमारे युवाओं में से, हमारे लोगों में से, जनता में से उन्हें काम करने वाले योग्य और ईमानदार व्यक्ति की जरूरत है। लेकिन उसमें इतने सारे दाव पेच होते हैं कि एप्पलबी को इस बात को पॉइंट आउट करना पड़ा कि जो भर्ती के विज्ञापन है वो ऐसा लगता है कोई कानूनी यानी लीगल डॉक्यूमेंट्स है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको देखने को मिला। फिर और देखिए और क्या क्या पॉइंट्स हैं। पनिशमेंट फॉर करप्शन शुड बी हाई अप टू सिटीजनशिप कैंसिलेशन। इसमें एक पॉइंट ये बोला गया है कि करप्शन अगर है तो आप उसके थोड़ा पनिशमेंट को स्ट्रॉन्ग कीजिए ना। पनिशमेंट अगर ज्यादा होगा, मैंने जब रीजन बताया था आपको तो एक बात बताई थी कि करप्ट गेन, जो करप्शन से होने वाला गेन है वो कम होना चाहिए। तो उस समय हमने उल्टा बताया था आपको कि अगर करप्शन से होने वाला गेन ज्यादा है और पेनल्टी और पकड़े जाने की संभावना कम है तो आप करप्ट ज्यादा होंगे। लेकिन अगर मालूम है कि करप्शन से होने वाला फायदा कुछ नहीं है,
और करप्शन अगर किया तो पेनल्टी ज्यादा मिलेगी और पकड़े तुरंत जाएंगे, तो कोई करप्शन क्यों करेगा? नहीं करेगा ना करप्शन। तो यहां पर एक फॉर्मूला बन गया, करप्ट गेन शुड बी लेस देन द पेनल्टी एंड लाइकली टू बी कॉट, यानी कि अगर जल्दी पकड़े जाएंगे और दंड भी लग जाएगा तो करप्शन कोई क्यों करेगा? आखिर नीरव मोदी ने करप्शन क्यों किया? अगर मेहुल चौकसी ने करप्शन क्यों किया? विजय माल्या ने करप्शन क्यों किया? क्यों फ्रॉड किया? क्यों पैसा लेके भाग गए वो? क्यों बैंकों का एनपीए बढ़ गया? क्योंकि उन्हें मालूम था कि हमारे ऊपर जो ये पेनल्टी है और पकड़े जाने की संभावना कम है और गेन ज्यादा है, हजारों करोड़ रुपए लेके निकल गए देश से, है ना। तो ये फॉर्मूला सीधा सीधा बनता है कि पकड़े जाने की संभावना ज्यादा होनी चाहिए और करप्ट गेन जो है वो कम से कम होना चाहिए। और ये तभी संभव होगा जब हमारी जो मशीनरी है, हमारा जो सिस्टम है वो मजबूत होगा, यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन मजबूत होगा, हमारी सीबीआई सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होगी, अगर हमारा लोकपाल और लोकायुक्त जो है फ्रीली काम कर पाएगा, हमारा ऑडिट सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगा, है ना, तो ये कर पाएंगे। करप्शन को जब हम डिफाइन कर रहे थे तो आपको क्या बताया था? एक चीज बताया था कि अगर मोनोपोली ज्यादा है, मोनोपोली ज्यादा है और साथ ही साथ क्या आ रहा है? डिस्क्रिशनरी पावर, यानी अधिकारियों की जो खुद विवेकी शक्ति है उसका वो ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, और साथ में मोरालिटी का उपयोग और अकाउंटेंसी कम है। मोरालिटी कम है, अकाउंटेंसी कम है, लेकिन मोनोपोली और डिस्क्रिशन ज्यादा है, तो करप्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब अगर आपको करप्शन को दूर करना है तो क्या करना चाहिए? आपको मोरालिटी को बढ़ाना है और साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना है, डिस्क्रिशनरी पावर को कम करना है और मोनोपोली को खत्म करना है, यानी कि प्रतिस्पर्धा लाना है, हर फील्ड में कंपटीशन लाना है, तो करप्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक, इसीलिए एक फॉर्मूला ऐसा भी बना है, एंटी करप्शन इज इक्वल टू देखिए क्या एक डिफरेंट फॉर्मूला है, नॉलेज प्लस इंफॉर्मेशन। अगर नॉलेज और इंफॉर्मेशन ज्यादा है, नॉलेज यानी KI, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन इज मोर, लीडरशिप इज हाई, लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है, यानी जो लीडर है वो ईमानदार है, प्रधानमंत्री ईमानदार है, मुख्यमंत्री ईमानदार है, मंत्री ईमानदार है, कलेक्टर ईमानदार है, ये सब लीडर हैं समाज के। लीडर जो है अच्छा है, ईमानदार है, तो क्या हो जाएगा? इससे जो है जो एंटी करप्शन का जो हमारा मुहिम है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और कलेक्टिव एक्शन अगर ज्यादा है, यानी लोग अगर कोई करप्शन करता भी है तो उसके अगेंस्ट कलेक्टिव एक्शन, यानी जनता, सिविल सोसाइटी, समाज, परिवार, वो जो है उसका विरोध करता है, तो क्या हो जाएगा? करप्शन कम हो जाएगा। ये फॉर्मूला एक बार फिर से बताता हूं, एंटी करप्शन इज इक्वल टू नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, एंटी करप्शन इज इक्वल टू नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन इज गुड, लीडरशिप इज फाइन, लीडरशिप अच्छा है, एंड द कलेक्टिव एक्शन इज ऑल्सो वेरी नाइस, यानी लोगों का जो कलेक्टिव एक्शन है वो भी शानदार है, तो क्या होगा? एंटी करप्शन का जो हमारा मुहिम है वो बढ़िया हो जाएगा। देखिए इस तरह से आप एंटी करप्शन यानी कि करप्शन के खिलाफ लड़ाई को जीत सकते हैं, करप्शन को कम कर सकते हैं और इस तरीके से करप्शन को जो है धीरे धीरे खत्म कर सकते हैं। अब हम लोग एक और बिंदु को देखते हैं। देखिए ये जो है ये सोशल पॉइंट है, सोशल पॉइंट, सामाजिक। अभी जनरली क्या होता है, जो लोग बेईमानी से पैसा कमाते हैं, बहुत अमीर बन जाते हैं, कभी लोग ये सोचते भी नहीं कि इसके पास जो इतना सारा पैसा, इतना सारा धन, इतनी सारी जो सुख सुविधाएं हैं, क्या इसने ईमानदारी और मेहनत से कमाई है या फिर घोटाला करके, या फिर बेईमानी करके, या फिर टैक्स की चोरी करके, या फिर लोगों से घूस लेके, ब्राइबरी करके कमाया है। तो इसमें सोशल तरीका एक ये है कि डिसरेस्पेक्टिंग डिसऑनेस्ट, जो बेईमान है उसे डिसरेस्पेक्ट करो, उसे जो है ज्यादा रिस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं है, उसको इग्नोर करो, तो क्या होगा? वो जो करप्शन के प्रति उसका जो लगाव है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और भी कुछ पॉइंट्स इसी से मिलते जुलते आते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा है, जैसे सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया इज ऑल्सो ए वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट। इन बिंदुओं को मैं बहुत डिटेल में आपको इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि आगे के कुछ क्लासेस में आपको इन बिंदुओं के ऊपर कंप्लीट लेक्चर मिलेंगे। कंप्लीट यानी कि सोशल मीडिया कैसे करप्शन को दूर करता है वो अलग से पढ़ना है आपको, फैमिली कैसे जो है करप्शन को दूर करने
करने में मदद मिलती है वो अलग से आपको मिलेगा, लेकिन यहां पर एक कलेक्टिव वे में ये संस्थाएं भी करप्शन को दूर करने में मदद करती हैं, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। इसीलिए मैंने ये पॉइंट्स यहां पर जिक्र किया। देखिए, ये सीएसओ का मतलब होता है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। सिविल सोसाइटी मतलब क्या होता है? हमारे समाज में जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो बहुत सारे संगठन हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सब के जो लोग जो समझते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर उनका कोई संगठन है और वो विरोध कर रहे हैं करप्शन का, भ्रष्ट अधिकारियों का विरोध कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है? लोगों में एक जागरूकता पैदा हो रही है, अवेयरनेस पैदा हो रहा है करप्शन के खिलाफ। तो इससे भी करप्शन को कम करने में मदद मिलती है। एनजीओ का मैंने जिक्र किया है। परिवार जो है ये बहुत आधार है। अगर परिवार में ही बच्चों के दिमाग में ये डाल दिया जाएगा कि पैसा तो कमाना है, अच्छी बात है, लेकिन मेहनत से कमाना है, बेईमानी करके नहीं कमाना है। सुख सुविधाएं हासिल करना अच्छी बात है, लेकिन सुख सुविधाओं को हासिल करने के लिए घोटाला करना या बेईमानी करके कमाना ये अच्छी बात नहीं है। अब ये सब चीजें आदमी कहाँ सीखेगा? परिवार में सीखेगा, माता पिता से सीखेगा, है ना, टीचर से सीखेगा, अपने आसपास के माहौल से सीखेगा। अगर बचपन से ही उसके दिमाग में हम ये डालने लगेंगे कि करप्शन करना अच्छा है, खूब पैसा कमाना अच्छा है और कैसे भी कमाना अच्छा है, तो क्या होगा? वो तो बचपन से ही उसके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि पैसा कमाना जरूरी है, चाहे कैसे भी कमाए। ये बात कभी भी परिवार को अपने बच्चों में नहीं डालना है, क्योंकि अगर इस तरह से हम समाज का निर्माण करेंगे तो अल्टीमेटली जो लोग ऐसा करेंगे, कल के दिन उनके ऊपर ये बातें भारी पड़ेगी और उनको भी नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि जो व्यक्ति करप्टेड होगा वो किसी का नहीं होगा, ना तो देश का होगा, ना समाज का होगा और न ही परिवार का होगा। ये सोचना कि करप्शन करके कोई बहुत किसी की मदद कर पाएगा, ये संभव नहीं है। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि चाहे वो फैमिली हो, चाहे समाज हो। समाज में मैंने आपको बताया, समाज मतलब अवेयरनेस, यानी जो एजुकेटेड लोग हैं, जो समझते हैं चीजों को, अगर वो करप्शन के विरुद्ध माहौल तैयार करते हैं तो इससे जो करप्टेड लोग होते हैं उनमें डर पैदा होता है। चाहे वो अधिकारी हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कोई भी व्यक्ति है, अगर वो किसी भी लेवल पे करप्शन कर रहा है तो उसके अंदर एक भय पैदा होगा। अच्छा, ये चीज मैंने आपको बताई कि कल्चर और लिटरेसी, कल्चर एक संस्कृति। आखिर न्यूजीलैंड में करप्शन कम है तो क्या सिर्फ कानून के कारण कम है? फिनलैंड या डेनमार्क में करप्शन कम है, मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल दिखाया है कि न्यूजीलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड, तो क्या सिर्फ इसलिए कम है कि वहां पर जो है व्हिसिल ब्लोअर पॉलिसी बहुत स्ट्रांग है, या वहां पर जो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है वो बहुत स्ट्रांग है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्ट वहां भी है, कानून वहां भी है, संस्थाएं वहां भी हैं, लेकिन वहां पर एक कल्चर विकसित हो गया, संस्कृति विकसित हो गई, सोच विकसित हो गई कि हमको करप्शन करके यानी गलत तरीके से आय नहीं करना है। तो अगर लोगों की ईमानदारी लोगों की आदत बन जाएगी, अगर कल्चर में उनको ईमानदारी यानी भ्रष्टाचार नहीं करना उनकी आदत बन जाएगी, तो ये सब जो चीजें हमको अलग से करना पड़ रहा है ये ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। भारत में कई संस्थाएं हैं जहां पर जो है करप्शन कम दिखाई पड़ता है। जैसे अगर आप भारत में ही कुछ व्यावसायिक संस्थानों में जाएंगे, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में जाइए, आप बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में कुछ ऐसे हैं जहां पर करप्शन कम है। कई प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है, वहां भी पूरी ईमानदारी के साथ काम होता है ना। तो इसका मतलब, और उनकी छवि भी बहुत अच्छी है, लोगों का भरोसा बहुत ज्यादा है। जैसे LIC है, उन पे बहुत ज्यादा भरोसा करते लोग, अपने करोड़ों करोड़ रुपए जो है लोग उन संस्थाओं में रखते। क्यों? क्योंकि विश्वास है, ट्रस्ट है। और ट्रस्ट क्यों है? क्योंकि वहां करप्शन कम है। तो मैंने शुरू में भी बताया था कि करप्शन जो होता है वो ट्रस्ट को तोड़ देता है, और अगर करप्शन कम है या करप्शन कम है या करप्शन नहीं है तो लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है। तो इसीलिए अगर देश में लोगों का विश्वास हासिल करना है, देश में अगर राजनीति को, प्रशासन को लोगों का विश्वास हासिल करना है, लोगों का अधिक से अधिक लोगों का समर्थन हासिल करना है, तो क्या बढ़ाना पड़ेगा? एंटी करप्शन, यानी कि भ्रष्टाचार मुक्त बनाना पड़ेगा, भ्रष्टाचार से फ्री करना पड़ेगा व्यवस्था को। और ये तरीका जो है, ये जो सिस्टम है, ये कल्चर डेवलप करने से भी होगा, ये लोगों की आदत बनाने से भी होगा। अगर पॉलिटिशियंस ईमानदार होंगे, अगर प्रशासक ईमानदार होंगे, अगर लोक सेवा में काम करने वाले लोग ऑनेस्टली काम करेंगे, उनकी कल्चर में ये रहेगा, तो संस्थाएं भी ईमानदार होंगी, और संस्थाएं ईमानदार होगी तो लोगों का भरोसा बढ़ेगा। तो मैंने बहुत सारे बिंदुओं में इन सब चीजों का जिक्र किया है।
अब देखिए कुछ छोटे छोटे प्रयास भी करने में पड़ सकते हैं। जैसे आप लोग पहले जैसे कोई मार्कशीट वगैरह अटेस्टेड कराते थे, उसमें भी करप्शन होता था कि वही मार्कशीट या कोई चीज अटेस्ट कराना है तो उसमें भी लोग पैसा लेके करते थे। अब क्या कर दिया सरकार ने, सेल्फ अटेस्टेशन कर दिया। या मान लीजिए छोटे छोटे जो एग्जाम होते थे, छोटे पदों के लिए, निचले पदों के लिए एग्जाम होते थे, चपरासी का पद है, प्यून का पद है, अब उसमें क्या होता था, इंटरव्यू होता था और इंटरव्यू में जो है लोग पैसा देते थे। कांस्टेबल का एग्जाम है, उसमें भी भ्रष्टाचार होता था। पटवारी का एग्जाम है, उसमें भी भ्रष्टाचार होता था। अब इन सब चीजों को ठीक करने के लिए सरकार ने बहुत से प्रयास किए हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जिसमें इंटरव्यू होता ही नहीं है। तो क्या हो गया, अब इंटरव्यू का मतलब ये हुआ कि जो विवेकीय शक्ति है उसका दुरुपयोग नहीं होगा। अगर ऑनलाइन एग्जाम हुआ, उसमें जो मार्क्स आया उस मार्क्स के आधार पर सिलेक्शन हो गया, तो क्या हो जाएगा, इससे भी करप्शन कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब है ये छोटे छोटे प्रयास हैं जिससे कि करप्शन को कम करने में मदद मिलेगी। यहां पर कुछ बिंदु लिखे हुए हैं कि मशीनरी, हमारे पास हमारे देश में बहुत सारी मशीनरी है जो करप्शन को कम करने में प्रयास करती है। इसके लिए हम अलग से आपको आपके सामने लाएंगे, लेकिन यहां जिक्र जरूर कर देते हैं। देखिए एक तो व्हिसिल ब्लोअर पॉलिसी है हमारे देश में, जो करप्शन करने वाली जो संस्थाएं हैं या करप्शन जिन व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, मान लीजिए उस संस्था में या व्यक्ति के द्वारा ये आवाज उठाई जाती है या बोला जाता है, कहीं पर उसको डिस्क्लोज किया जाता है, तो उसको व्हिसिल ब्लोअर बोलते हैं। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट बनाया गया है और वो एक्ट जो है उसको और मजबूत करने की जरूरत है। ये लागू हुआ था 2014 में, ये एक्ट बना था 2011 का ये एक्ट था जो 2014 में लागू हुआ था। एक महत्वपूर्ण एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। ये भी करप्शन करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ एक मजबूत कानून है और इसकी मदद से भी हम करप्शन को कम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे सरकारी सेवाओं में देखिए आप कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स होते हैं, अलग से मैंने फोर्थ पेपर के एक वीडियो में आपको इसका महत्व बताया है। कोड ऑफ कंडक्ट रूल यानी आचार संहिता। ऑल इंडिया सर्विस के लिए 1951 है ना, 1968 और 2014 में भी इसमें संशोधन हुआ। सेंट्रल सर्विसेज के लिए 1955 1964 में भी इसका संशोधन हुआ, उसके बाद भी संशोधन हुए होंगे। और रेलवे सर्विसेज के लिए भी 1956 का एक्ट है और ये सब जो है उनको कोड ऑफ कंडक्ट है, यानी कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऑफिस में क्या उनको क्या तरीके अपनाने चाहिए, अगर किसी से उनको कोई उपहार भी लेना है तो उसका क्या तरीका होना चाहिए, और साथ ही साथ उनको ऑफिस में कितने बजे आना चाहिए, उनको कोई उनके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है तो वो कैसे करना है, वो सब इस कंडक्ट रूल्स में उल्लिखित है। और इसके अलावा देखिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हमारे देश में है, 1964 में बना है ना, 2003 में ये एक्ट पारित किया गया था, सीवीसी एक्ट। तो इसके माध्यम से सीवीसी एक बहुत मजबूत संस्था है, विजिलेंट ऑर्गेनाइजेशन है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये भी एक बहुत मजबूत संस्था है, कहीं पर करप्शन हो, कोई गंभीर अपराध हो, उसकी जांच के लिए महत्वपूर्ण संस्था काम करती है। और इसके अलावा वर्तमान में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और जो मीडिया है, इसके ऊपर भी हम अलग से आपसे चर्चा करेंगे। ये भी हमारे देश में करप्शन को रोकने के लिए, करप्शन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन सारी बातों पर अगर मैं एक दो मिनट का समय लेकर के और आपको समराइज कर दूं तो देखिए यहां पर मैंने आपको ये बताया कि भारत में करप्शन है लेकिन इसे दूर किया जा सकता है। दूर करने के कारणों को समझ करके इसे दूर करने के उपाय भी ढूंढे जा सकते हैं। जैसे हमने यहां पर आपको बताया कि जो सोशल रीजन है उस सोशल रीजन का सोशल तरीके से, जो इकोनॉमिक रीजन है उसको इकोनॉमिक तरीके से, जो पॉलिटिकल रीजन है उसको पॉलिटिकल तरीके से, और जिन चीजों को इन तरीकों से दूर नहीं किया जा सकता उनके लिए कानून बने हैं, चाहे वो सीवीसी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे लोकपाल लोकायुक्त हो, मीडिया है ना, इन सब चीजों से भी, व्हिसिल ब्लोअर एक्ट है, इन सब चीजों से हम करप्शन को कम कर सकते हैं। आगे की क्लासेस में हम आपको बताएंगे कि ये जो संस्थाएं हैं, ये संस्थाएं यानी मशीनरी, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हो, इन संस्थाओं के माध्यम से करप्शन को कम कैसे किया जाता है, आगे की क्लासेस में हम आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।